गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ये कोई सर्किट है, ठीक है, और इसको आप पास आके देखो। इस सर्किट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं, अपने को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ठीक से पकड़ लूँ इसको, ठीक है। देखो, ये जो ब्लू कलर के, पर्पल कलर के सिलिंड्रिकल चीज़ें दिख रही तुम्हारे को, ठीक है ना, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये है, और एक और है, वो पीछे एक और है पर्पल कलर वाले। दीज आर कॉल्ड कैपेसिटर्स, ठीक है, दीज आर कैपेसिटर्स। और ये जो दिख रहा है तुमको, जिसके कई सारे टर्मिनल्स दिख रहे हैं, मेरा पॉइंटर जिसके ऊपर है, ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, दिस इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो छोटे छोटे हैं पॉइंटर जिनके ऊपर है, ये ब्राउन कलर के जेम्स की चॉकलेट जैसे लग रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कैपेसिटर्स। ये भी कैपेसिटर है। ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं तुमको, ये भी कैपेसिटर्स, ठीक है, ये भी कैपेसिटर है, और ये भी कैपेसिटर है, जो ये ब्राउन कलर के हैं, ये भी कैपेसिटर्स है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये ट्रांसफार्मर है, छोटा सा है, ठीक है, जैसे देखो इतना सा है, बस मेरी अंगुली के बराबर है। ट्रांसफार्मर है। ये 220 वोल्ट को शायद 3 और 4 और 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। ये इधर स्पीकर है, ठीक है ना, ये जिसमें मैग्नेट है इसलिए चिपक गया। ये देखो, ये स्पीकर है, दिस इज स्पीकर। ये इधर से इसकी आवाज़ आएगी, इधर से आवाज़ आएगी, ये स्पीकर है। स्पीकर के अंदर एक क्या होता है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है स्पीकर में, और जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ये पेपर का, कागज़ का पर्दा है, एक डायफ्राम है पेपर का। ये डायफ्राम वाइब्रेट करता है और साउंड आती है, आवाज़ आती है, ठीक है ना। और कुछ देखने लायक इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट है, ठीक है ना, जो FM रेडियो है उसका डब्बा है ये, और कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। बाकी तो ये जहाँ कहीं भी तुमको ये नॉब नज़र आ रही है, इसके पीछे कुछ भी है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आप इसको वेरी करते हो तो रेजिस्टेंस वेरी होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये सर्किट के अंदर करंट वेरी होती है। अपना काम इम्पोर्टेंट क्या है, ये 3 पर्पल कलर के जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं। क्या होता है कैपेसिटर, यही तो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में वही तो पढ़ना है भाई लोग, कैपेसिटर क्या होता है वही तो पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये आपने कहाँ देखा, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो ए कैपेसिटर, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो ए कैपेसिटर। ये आपने कहाँ देखा, गैस करें तो आप कहोगे ये तो हमने सीलिंग फैन में, और कूलर का जो फैन है, मतलब किसी भी मोटर में, ठीक है। फैन इज ए बेसिकली फैन इज ए मोटर। जो सीलिंग फैन में जो लगा है वो डिवाइस है, वो भी मोटर है, और कूलर में जो लगा है वो भी मोटर है, और आटा चक्की में, फ्लोर मिल में जो लगा है, वो जो इसको घुमा रहा है वो भी मोटर है, वॉशिंग मशीन में जो घुमा रही है वो भी मोटर है, मिक्सी में जो वो भी मोटर है। और किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इसको दुकान पे जाकर के, इलेक्ट्रिसिटी वाले की दुकान पे जाकर के मत बोलना कैपेसिटर दे दो, वो समझेगा नहीं, उसके पास बोलना पड़ेगा आपको कंडेंसर दे दो, कंडेंसर, ठीक है ना। जिस कंडेंसर का वर्ड मीनिंग बिल्कुल ही कुछ और होता है, करेक्ट वर्ड इज कैपेसिटर, ठीक है। और इसके ऊपर इसकी वैल्यू आप अपने पास घर पे या कहीं पे पढ़ा हो तो आप देखना, इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। आपको क्या नज़र आ रही है, आपको क्या नज़र आ रही है, 2.5 MFD, ठीक है ना, MFD 2.5 माइक्रोफेरेड। तो वो जो भी कुछ है ऐसा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। और हर एक थ्योरी का एंड जो है टेक्नोलॉजी पे होता है, आपको समझना है इस बात को। भले ही उस थ्योरी को पढ़ते टाइम वो टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं हो या हो सकता है, तो आप अभी थोड़ी देर के लिए मान सकते हो कि इस चैप्टर का डेस्टिनेशन क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। क्या है ये जो डिवाइस है, ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या काम आता है, चार्ज को स्टोर करने का काम आता है। और वो जो चार्ज स्टोरेज की जो कैपेसिटी है इस डिवाइस के, जो कि पंखे में लगेगा, सीलिंग फैन में लगेगा, किसी भी मोटर में लगेगा, इसके द्वारा चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं आगे, थियोरेटिकल लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई अपने कुछ प्रैक्टिकल टाइप की, थियोरेटिकल बात, कि आपने ये फॉर्मूला तो सुना है, किसका याद आ रहा है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए कंडक्टर स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल है। और आपने जितना पढ़ा, ये मत सोचना कि बस उतनी ही दुनिया है, उसके बाहर में दुनिया नहीं है। आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज का पता है, डाइपोल का पता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में एक चीज का पोटेंशियल पता है आपको, स्फेरिकल सरफेस का। इवन इसका जो डेरिवेशन है अपन ने किया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन गायब है, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन ने पढ़ा है आराम से, आपके नोट्स में डिटेल में पूरा डेराइव करके बताया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी, यहाँ पर आपको क्या ज्ञान मिल रहा है कि किसी भी चार्ज बॉडी पर चार्ज है, किसी भी बॉडी पर चार्ज है, तो उस बॉडी के सरफेस पर कुछ सर्टेन पोटेंशियल होगा। उसका फॉर्मूला आपको मालूम है या नहीं मालूम है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है जो अपने को यहाँ काम आएगा कि किसी भी बॉडी में यदि चार्ज है तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल भी ऑब्वियसली होगा। चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, चार्ज है तो वो फोर्स होगा। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाएगी, चार्ज है तो उसमें से फ्लक्स निकलेगा, चार्ज है तो उसके अराउंड फील्ड होगा। यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग पिछले 3-4 चैप्टर से, पिछले 2-3 चैप्टर से, ठीक है ना। क्या कि चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा, चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्रिएट करने वाला चार्ज है। और V और Q में क्या रिश्ता नजर आ रहा है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एकमात्र फॉर्मूला नहीं है, ये तो केवल एग्जाम्पल है। तो हम लोग एग्जाम्पल को हटा करके और जनरलाइज्ड वे में बात करें, जनरल वे में, कि V हमेशा चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी बॉडी पर पोटेंशियल उसको जो चार्ज दिया उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ही उसका पोटेंशियल का लेवल बढ़ता जाएगा, जितना बॉडी में चार्ज भरोगे उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल का लेवल बढ़ता जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक टैंक में जितना ज़्यादा लीटर भरोगे पानी, जितना ज़्यादा लीटर भरोगे उतना ज़्यादा उसकी हाइट, पानी के लेवल की हाइट बढ़ती जाएगी। एक सिलेंडर में जितना ज़्यादा अमाउंट का गैस, जितना ज़्यादा अमाउंट का गैस भरोगे उतना ही ज़्यादा उस सिलेंडर का क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर। एक बॉडी में जितनी ज़्यादा हीट भरोगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर। खैर, तो मैंने ये 3 और एग्जांपल दे दिए, कहीं 11th में पता नहीं कहाँ कहाँ इस एप्लीकेबल है दूसरे चैप्टर में, लेकिन आपको ये माइंड में होना चाहिए कि पोटेंशियल चार्ज के साथ में ये रिश्ता रखता है। ओके, इसको आप घुमा करके उल्टा लिख दो, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी अपन लोग इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट जनरेट होता है, कांस्टेंट अपीयर होता है। एंड नोट्स में देख रहे हो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये जो चैप्टर का जो हेडिंग है वो अभी पैदा हुआ, इसको जैसे ही पैदा हुआ उसको अपन लोग डिफाइन करने में लग जाते हैं। तो आप या तो बोल दो, इसकी डेफिनेशन को शब्दों में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। जब भी आप एक फॉर्मूले को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, मोस्टली डिनोमिनेटर को अपन लोग, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को बोल देते हैं यूनिट, माने 1।
और फिर वर्ड्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आप उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके करा करें, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं कि वेन एवर पोटेंशियल इज यूनिटी देन C बिकम्स इक्वल टू द Q। लेकिन इतना शॉर्टकट में नहीं, मेरे मुंह से पूरा सुन लो, नहीं तो आपके सामने नोट्स रखे हैं। आपको हमेशा लेक्चर अटेंड करते हो, वीडियो लेक्चर, तो आप अपने हाथ में नोट्स रखा करो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जैसा भी है। क्या बोलेंगे, मेरी पूरी बात सुने। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी विच स्टोर्स चार्ज। आपको यह भी बताना है कि विच बॉडी, द बॉडी विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसी बॉडी का हुआ करता है जो कि चार्ज स्टोर करती है। सबका नहीं होता, ये बात अलग है कि आप जबरदस्ती चार्ज दे दो तो होगा ही, बेचारी वो मना थोड़ी करेगी, लेकिन हर बॉडी चार्ज स्टोरेज के काम में थोड़ी आती है। इस मार्कर पे भी आप चार्ज दे दो तो ये भी चार्ज स्टोर करनी पड़ेगी, इसको भी रहेगा इसमें चार्ज, मना थोड़ी करेगी कि मैं मनी लूँ। लेकिन चार्ज को स्टोर करने के लिए तो कैपेसिटर ही काम आएगा, जिसको अपन लोग चालू लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर कैपेसिटर ही काम आएगा, ऐसा करके बात कर रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a body which stores charge is equal to the charge stored in it when its potential is unity। कैसे करके आप बोल दो, V का वैल्यू आपको 1 डिक्लेयर करना है, ये बात है। उसके बाद जरा सा यूनिट देख लें इसकी, ठीक है। यूनिट देखो जी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कॉलम। V पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वोल्ट। और अपन लोग हमेशा यूनिट को, यदि वो लंबी चौड़ी है तो उसको क्लब करके एक शॉर्ट नाम और देते थे, यह परंपरा है अपनी 11th क्लास से चली आ रही है। इसको बोलते हैं अपन लोग फेरड। फेरड, इसके सिमिलर एक वर्ड और सुना था यूनिट में, फेराडे। फेराडे इज डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट लग रही है आपको, ऐसे कहा है, सेम कैसे कह सकते हो आप। फेराडे चार्ज की यूनिट है और बहुत पॉपुलर नहीं है। आप जाकर के वहाँ देख लो, चार्ज वाली यूनिट्स के अंदर बड़ी पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर तो चार्ज की यूनिट कूलम ही है, और कूलम काम में नहीं आते। माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम ही काम आती है चार्ज की यूनिट। ऐसा ही यहाँ भी है। 1 फेरड यूनिट जो है, जो यूनिट है 1 फेरड अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। 1 फेरड अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो फिर सेम आपके डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें काम आ रही है माइक्रो फेरड की है। ये बताया था ना अभी आपको 2 माइक्रो फेरड का, ठीक है, 2 माइक्रो फेरड का, तो कोई टेंशन नहीं। और जो अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें भी जो है, किसी में 200 माइक्रो फेरड और किसी में कुछ माइक्रो फेरड, पिको फेरड, नैनो फेरड, इस ऑर्डर के जो है कैपेसिटर्स अपने डेली लाइफ में काम आते हैं। यानी कि फैन में लगा हुआ, और जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, टीवी है, इनमें टीवी है, एलसीडी है, कंप्यूटर है, सीपीयू का मदरबोर्ड है, ठीक है ना, लैपटॉप है, और जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्जर है, चार्जर में टूटा फूटा पड़ा हो, ठीक है, या पुराने टाइम में एक चलती थी CFL बल्ब की जगह CFL, आजकल तो LED बल्ब आ गए। इनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन काम करती हुई वर्किंग वाली को तोड़ फोड़ मत लेना। कोई ख़राब पड़ी हो तो उसको तोड़ फोड़ करके उसको देखो। मैं जो अभी दिखा रहा था सर्किट तुम्हारे को इस वीडियो में स्टार्टिंग में, इस तरह का सर्किट आपके घर पे जो है पड़ा हो सकता है। ओके, वापस आ जाओ अपनी बात पे कि कैपेसिटर का यूनिट हो गया। उसके बाद अपन लोग ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज स्टोरिंग बॉडी इज इक्वल टू द चार्ज स्टोर्ड इन इट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, आपको जैसा भी आपको जचता है आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और वो है
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर मेरे को एक वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, कंडक्टर। आपको यदि ये भी खराब हुआ वो मिल जाए, कंडेंसर या कैपेसिटर, इसको भी तोड़ के देखो, लेकिन सावधानी से। इसके अंदर ऑयल भरा रहता है, वो कहीं आपके आंख में चला जाए, स्किन पे पड़ जाएगा तो नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्किन पे ऑयल गिर गया, जस्ट ऑयल है वो, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या पाओगे, एक मेटल का बना हुआ लंबा सा रिबन, एक बड़ा बैंड है, ठीक है, 10, 15, 20 मीटर लंबा, मेटल का बना हुआ, कंडक्टर का बना हुआ, एल्यूमिनियम का बना हुआ, ठीक है। कंडक्टर ही क्यों यूज करते हैं चार्ज स्टोरिंग के लिए, क्योंकि कंडक्टर्स की चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। किस वजह से, क्योंकि कंडक्टर्स के पास में बहुत ज़ोरदार प्रॉपर्टी है जो किसी के पास नहीं है, और वो है उनके पास में कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उनको यूज करते हैं अपन लोग कनेक्शन वायर्स में, उनको यूज करते हैं अपन लोग चार्ज स्टोरेज में, और भी बहुत सारी जगह, ठीक है ना। इवन यूटेंसिल्स इसीलिए यूज करते हैं कंडक्टर्स के, क्योंकि उसमें हीट जो है बेटर ट्रांसफर होती है। खैर, काम की बात करें, स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का वैल्यू पता कर रहे हैं। यही क्यों अपन ने पहला टॉपिक यही क्यों उठाया, क्योंकि इसके पोटेंशियल का वैल्यू आपके पास रेडीमेड है, और किसी के पोटेंशियल का फॉर्मूला है ही नहीं आपके हाथ में, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, ठीक है ना। खूब रिपीट हो गया ये, और ये सॉरी Q and Q कैंसिल हो गया, ठीक है। K कौन है, 1/4πε। फाइनली क्या हुआ, 4πε/R। एक सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, मेटल का स्फेयर है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो जो स्फेरिकल कंडक्टर है, वो जो स्फेयर है, उसकी साइज अर्थ के बराबर है। सपोज उसकी साइज अर्थ के बराबर है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं अपन लोग, इतना बड़ा आप कहोगे कहां से लाओगे, अज्यूम कर रहे हैं अपन लोग, तो उसका C का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, इसका उल्टा 1/9 × 10⁹। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये सब कुछ आपने किया और आ गया इतना। 10⁻⁻6 को और कुछ बोलते हैं, ठीक है, ये बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं। माइक्रो। मैं एक चीज नोटिस कराना चाह रहा हूं आपको, इतनी बड़ी अर्थ के बराबर जो एक स्फेयर है उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आपको मैं पूछूं, बताओ ये कैसा है, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, तो आप कहोगे साहब मेरे को क्या मालूम। भाई आप किसी के कंपैरिजन में कहोगे ना बड़ा छोटा, तो कंपैरिजन से बताते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई ये है कितने का, 2.5 माइक्रोफेरेड का, जो आपके घर में बिजली के पंखे में लगा हुआ है, सीलिंग फैन में लगा हुआ है, उसका कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2.5 माइक्रोफेरेड। इसकी कैपेसिटी है 2.5 माइक्रोफेरेड। कितना सा है ये मेरे हाथ से भी छोटा है, और इतना जबरदस्त बड़ा, जो आपके जयपुर से क्या, आपके राजस्थान से क्या, इंडिया से क्या, और अर्थ के बराबर है। इतना बड़ा स्फेयर है, अर्थ के बराबर है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी सी। आप ये मत कहना इससे ज़्यादा है तो है, भाई ये कहाँ, ये तो इतने से का ही 2.5 है, और ये अर्थ के बराबर एक स्फेयर है, उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड। कहोगे कि नहीं कहोगे, इतनी सी, बिल्कुल।
मतलब एक कंक्लूड हुआ कि ऑर्डिनरी बॉडीज़ की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, यानी कि ऑर्डिनरी बॉडीज़ की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, बहुत ही स्मॉल होती है। इसमें कुछ न कुछ तो स्पेशल है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो गई कितनी, बहुत ज़बरदस्त। आप इस नंबर को स्मॉल देख करके मत बोलना कि क्या यार 2.5 ही तो है, ज़बरदस्त कहाँ है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, बताओ इस जैसे 300 कैपेसिटर मिलकर के उनकी कैपेसिटी कितनी होगी, इस जैसे 300 कैपेसिटर मिलकर के कितनी होगी, तो आप कहोगे जी इतनी होगी। इस जैसे 300 कैपेसिटर कितने होंगे, बस इतने से एक बोरा भर करके, इतने तो एक दुकान में मिल जाएंगे। इतने से लोगों की कैपेसिटेंस कितनी है, अर्थ से भी ज़्यादा है। तो हुए कि नहीं, ये ज़बरदस्त की इनकी कैपेसिटेंस कैसी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इनकी कैसी है, इनके चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कैसी है, ज़बरदस्त। ये ज़बरदस्त क्यों हुई, वो आपका पहला टॉपिक है काम का। ठीक है, कि कैपेसिटर क्या होता है। पहली बात तो ये, इट इज़ ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है ना। इसके साथ में आप ये बात ज़रूर बोलो कि ये बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये चार्ज को स्टोर करता है, पहली बात। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वाइज जो है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर 2 कंडक्टर होते हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ 2 कंडक्टर्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना। ऑलरेडी चार्ज नहीं है, आप करोगे जब इसको सीलिंग फैन में, मोटर में कनेक्ट करेंगे, तब इसके अंदर 2 कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 कंडक्टर हैं जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये तो और दोनों जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में वो टच नहीं हो जाए, उस वजह से उनके बीच में कुछ मीडियम भरा रहता है, मीडियम फील्ड रहता है उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। वो सब चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद में और धीरे धीरे पता पड़ जाएगी। जो उस मीडियम को अपन लोग नॉन कंडक्टर, या एक वर्ड और आ गया नॉन कंडक्टर के लिए, डाइइलेक्ट्रिक, उनके बीच में एक नॉन कंडक्टर या एक इंसुलेटर या एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड रहता है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, जिससे कि वो टच नहीं हो जाए। वैसे 2 रीजन है उसके, थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, बिगिनर के लिए अपन लोग बोलते हैं, बिगिनिंग के लिए, कि वो दोनों टच नहीं हो जाए। आप जानते हो कि एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे टच हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सारा चार्ज मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज कोलैप्स हो जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो वो दोनों कंडक्टर्स टच नहीं होने चाहिए, उन दोनों के बीच में गैप हो, और गैप के बीच में नॉन कंडक्टर, यानी कि एक नया वर्ड यूज करेंगे नॉन कंडक्टर के लिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करेंगे। यानी कि कोई खास चीज़ नहीं, प्लास्टिक, रबर, पेपर, वैक्स और पॉलीथीन वगैरह वही है, कोई ज़्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं कि बहुत जोरदार मटेरियल आ जाएगा, कोई कुछ नहीं। प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथीन और रबर और पेपर, सिंपल पेपर, यही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है जो उन दोनों कंडक्टर्स को सेपरेट करते हैं। ओके, तो देखो अपनी एक बहुत बड़ी बात इस चैप्टर के स्टार्ट के लिए, एक बहुत बड़ी बात अपने को एक आइडिया अपने पास है कि ये जो कंडेंसर है, कैपेसिटर है, इसकी चार्ज कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों हुई है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त क्यों है, उसको समझते हैं। और वो अपने आप में काफ़ी फंडामेंटल थ्योरिकल कंसेप्ट है। ठीक है, आप कौन से टॉपिक पे हो? अच्छा, एक छोटा सा और देख लेते हैं जो मेरे से स्किप हो गया, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या है? एक तो टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपके सिलेबस का सबसे मुख्य टॉपिक है, हर चैप्टर का एक मुख्य टॉपिक होता है। आपके इस चैप्टर का, इस कैपेसिटर टॉपिक का मुखिया कौन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इसी पेज पर आपको दिख रहा होगा नीचे। क्या होता है ये, इस पे जाएंगे तब पता पड़ जाएगा। एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, और बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ एक टाइप की नहीं होती है। अपने सिलेबस में अपन लोग केवल 2 डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करना है, और आरबीएसई में, राजस्थान बोर्ड के अंदर,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज वेल एज स्फेरिकल कैपेसिटर। आप ये नोटिस करोगे हमेशा राजस्थान बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, सीबीएसई के अंदर कटिंग करी हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो अपन लोग कौन पढ़ेंगे, दोनों का सम, दोनों सिलेबस का सम पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। जिसको जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है वो आप लोग जो है उसको वीडियो को स्किप कर देना है कि नहीं भैया, फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ओके, आप क्या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या मीनिंग है इस टॉपिक में, क्या समझाया है इस टॉपिक में, ये बताया है कि एक कैपेसिटर के अंदर, एक छोटे से कैपेसिटर के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोरेज कर पा रहे हैं, तो कैसे, क्यों, कैसे, क्या तरकीब है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, कौन सी फैक्ट्स हैं उसके पीछे, वो आप समझने जा रहे हो उसके अंदर। सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो ये एक बॉडी है और ये कौन है, इसके अंदर चार्ज को मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। ये वो बॉडी है जो चार्ज को स्टोर करेंगे जिसके ऊपर, ठीक है। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सोर्स से, चार्ज का जो सोर्स है उससे मैंने इस बॉडी को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट किया यहाँ पे चार्ज दौड़ेगा इस पे स्टोर हो जाने के लिए, और ये इसकी बॉडी के ऊपर चार्ज छा गया, ठीक है। इसकी चार्ज जो स्टोरेज कैपेसिटी है इस बॉडी की कम है, क्योंकि आपने भी देख लिया है कि पूरे अर्थ है उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी वही बहुत ही कम पड़ रही है। तो फिर इस ऑर्डिनरी साइज के बॉडी की तो क्या औकात है, ठीक है ना। आपने क्या किया, अच्छा आप ये जान रहे हो, आपको मालूम है कि वैसे एक एग्जांपल है ये किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी। ये स्फेरिकल है नहीं है, प्लेन, एक प्लेन प्लेट है, ये स्फेरिकल है या कैसी भी शेप की है, एक फॉइल है, कुछ भी हो सकती है। अपने पास एकमात्र एग्जांपल इसलिए बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको मालूम है कि किसी बॉडी पर चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि एक और बॉडी लेके आ गया इसके करीब, एक बॉडी बी एक करीब और लेके आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसके अंदर, इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आप समझते हो कि एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी करीब आते हैं तो इंडक्शन की वजह से इस पर अपोजिट चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। और यदि मैं इसको अर्थ कर दूं, जो आप पहले से जानते हो कि अर्थ करने का मतलब क्या होता है, कि आपने अर्थ से कनेक्शन कर दिया, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है ना। अर्थ से कनेक्ट कर दिया इसको, एक अर्थ के अंदर गहरे में से एक कंडक्टर वायर गड़ा हुआ था, वहां से एक कंडक्टर वायर निकाला, मतलब उसको पूरा निकाला नहीं, वायर आ रहा है वहां से, और उसको कनेक्ट कर दिया इस बॉडी से। तो ये सारा जो चार्ज है जो इससे रिपेल था, ये बॉडी का चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये अर्थ में चला गया। अब इस बॉडी पर प्योरली नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है, बॉडी बी का जो नेगेटिव चार्ज है, ये सारा कमाल कर देता है। जिस कमाल को आप समझने के लिए इस टॉपिक पे आए हो, सारा कमाल इस बॉडी बी का है। क्या ये बॉडी बी क्या करती है, अपना एक पोटेंशियल और क्रिएट कर देती है। ये जो पोटेंशियल है, मैं इसको फॉर्मूला हटा रहा हूं, ये पोटेंशियल है किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। मैं इसको V प्लस बोल देता हूँ। व्हाट इज V प्लस, द पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी ड्यू टू इट्स ओन पॉजिटिव चार्ज, इसके खुद के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल है, ओके। ये बॉडी B इसके करीब आई, कैसा चार्ज लेकर के आई, नेगेटिव चार्ज लेके आई। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इंडक्शन की वजह से आया, ठीक है। ये अपना नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल
आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल और हो गया, इसके आने के बाद पैदा हुआ, बेशक इसके आने के बाद पैदा हुआ, ठीक है। ये बॉडी पहले से नहीं थी, ये तो पहले अकेला ही था, पहले तो यहाँ पर केवल एक ही पोटेंशियल था। इसके पास आने से इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल और क्रिएट हो गया। बोलो टोटल कैसा आएगा? नहीं बता पा रहे हो? सुन लो, दोबारा सुनो पूरी बात, ठीक है, दोबारा सुनो पूरी बात। इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है? सपोज 100, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल। शुरू में ये बॉडी है ही नहीं, इस बॉडी पर पोटेंशियल कितना है? 100। अब बगल में वो दूसरी बॉडी और आई, आगे साथ बगल में दूसरी बॉडी आई नेगेटिव चार्ज लेकर के। इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? सपोज इतना, क्या आ गया? इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया? 20 + 20 वॉट एवर इट बी, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एब्सेंस में पोटेंशियल कितना था? सिर्फ 100। इसकी प्रेजेंस की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया? डिक्रीज हो गया, और काफी डिक्रीज हो गया, 5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स हो गया। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपको? पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाउ सिंपल। आपने कैपेसिटेंस को बढ़ा लिया, क्या करके? पोटेंशियल को डिक्रीज करके। पोटेंशियल को डिक्रीज करने में 100 से 20 लाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बगल वाली बॉडी जो अपोजिट चार्ज लेके आई। आप इसको ये नहीं कहें कि अर्थिंग करी हुई थी, अर्थिंग तो एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बॉडी ने क्या किया, अपना ये बॉडी क्या लेके आई है? अपोजिट चार्ज लेके आई है। और ये डायग्राम्स हैं, इनको आप जो है थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना दो, ठीक है। तो मैं बना देता हूं। तो आपने बॉडी को ऐसे बना लिया, दिखाऊं कैसा? जैसे ये क्या है? प्लेट है, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, और ये क्या है? थिकनेस। आपको ये बगल में से दिखाई दे रही है, ये थिकनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। एक कंडक्टर प्लेट है, जो कि जरूरी नहीं है प्लेट होना, और मोस्टली प्लेट ही होती है, प्लेन प्लेट होती है, ठीक है। जब ये अकेली है तब सोर्स से जो चार्ज आया वो उसके चारों तरफ पूरी सरफेस पर, यहाँ भी और यहाँ भी पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो गया। कब? जब ये बॉडी अकेली है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली सरफेस पर स्प्रेड होता है, कंडक्टर है तो। इसका जो पोटेंशियल है अभी कितना है? बॉडी ए का अभी पोटेंशियल कितना है? सिर्फ खुद के पॉजिटिव चार्ज की वजह से 100 वोल्ट है। आपने क्या किया कि एक और बॉडी इसके करीब लेके आए, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूं उसको? बॉडी बी। बॉडी बी में इसके करीब लाया, अभी कुछ नहीं किया इसका, बस करीब लाया। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज था कितना? 0। वो 0 के 2 टुकड़े हो गए, और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज था 0, उसके 2 हिस्से हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस प्रक्रिया को बोलते क्या है? इस पर क्या हुआ? बोलते हैं इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से ऐसा हो गया इस पे, ठीक है। फिर अपन ने अगली स्टेप ये करी कि इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो ऑलरेडी बेचारा दुखी था इसके पॉजिटिव चार्ज से, रिपेल्ड था, अर्थ में रास्ता मिल गया और चला गया, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि इससे अट्रैक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, तो कैसे रहना चाहेंगे? नियरेस्ट, ठीक है। उस सब को छोड़ो, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का एक पोटेंशियल और ये होगा,
आपका रिजल्ट क्या निकला कि इसके एब्सेंस में पोटेंशियल था इस बॉडी पे 100, इसके आ जाने की वजह से, इस बॉडी के आ जाने की वजह से अब इसने पोटेंशियल को लोअर कर दिया, और ये फॉर्मूला आपका बता रहा है पोटेंशियल लोअर हो रहा है, कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई है। इसी बात को आप अदर वर्ड्स में ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो क्या, कि जैसे ही ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाए, ये इसके पास लाने के बाद नेगेटिव हुई है या पहले से नेगेटिव थी, वो मैटर नहीं करता, इसका नेगेटिव चार्ज होना मैटर करता है। इंपॉर्टेंट है इसका ये नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव से बेटर बोले अपोजिट है। तो एक अपोजिटली चार्ज बॉडी जब कौन सी बी करीब लाए तो क्या होगा, ये और ज्यादा चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, सोर्स में से और बुलाएगी। ये आप समझ रहे हो कि अपने आप से कुछ चार्ज तो सोर्स में से आ ही गया, अपने आप से बिना बुलाए, अपने आप से कुछ चार्ज तो बॉडी ए पर सोर्स में से आ गया। जब अपोजिट चार्ज बॉडी आप लेके आए तब ये इसका अपोजिट चार्ज सोर्स में से और अट्रैक्ट करके बुला लेगा, वो कहेगा और लाओ और लाओ, और इसके ऊपर जो चार्ज है बॉडी ए पर जो चार्ज है उसका अमाउंट और बढ़ जाएगा। किसने बढ़ाया, बॉडी बी के नेगेटिव चार्ज ने, बॉडी बी के अपोजिट चार्ज ने बॉडी ए के चार्ज को बढ़ा लिया अट्रैक्ट करके। पूरे रामायण के पीछे, पूरी बात के पीछे एक वर्ड है अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। फंडामेंटल तो फैक्ट वही है जिसको अपन लोग दूसरे लैंग्वेज में इंडक्शन होना बोलते हैं, और यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर चार्ज के बढ़ जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस वाली बॉडी का अपोजिट चार्ज। ठीक है, इसका अपोजिट चार्ज इस बॉडी के चार्ज को बढ़ा देता है, सोर्स में से और चार्ज को ड्रॉ कर लेता है और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। दैट्स ऑल। फाइनली इस डिवाइस को आप क्या बोलेंगे, दोनों का कंबाइंड ये पूरा डिवाइस को आप क्या बोलोगे, कैपेसिटर। और एक कैपेसिटर में कंस्ट्रक्शन वाइज फंडामेंटल डिमांड क्या, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, देयर मस्ट बी 2 कंडक्टर्स which have to be negatively oppositely charged। ठीक है, 2 कंडक्टर मिलकर के और एक कैपेसिटर बनाते हैं, उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, दोनों कंडक्टर्स टच नहीं हो जाने चाहिए, नहीं तो ये तो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ही कोलैप्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मिल करके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर जहाँ पे मैं हाथ चला रहा हूँ उस जगह पर आप एक नॉन कंडक्टर मटेरियल जिसमें से ये चार्ज फ्लो होकर के और चला नहीं जाए, एक नॉन कंडक्टर मटेरियल को फिल कर देते हैं, जिसको इस चैप्टर में नॉन कंडक्टर को बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल तो इतना इजी एग्जाम्पल ले लो, पेपर, कागज, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी, कोई भी। ठीक है ना, आप इस कंडेंसर को तोड़ के देखो, इसकी जो एल्यूमिनियम की जो फॉइल है जो कि रिबन के रूप में है, एक लंबा सा रिबन होगा, उसके ऊपर जो पॉलीथीन है वो कोटेड होती है, लैमिनेटेड होती है, तो वो पॉलीथीन क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ओके, फिर उसके बाद अपन लोग टोटल 2 तरह के कैपेसिटर्स करेंगे। ठीक है, 2 तरह के कैपेसिटर करेंगे, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि एग्जाम्पल करते करते मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना डाला। आप क्यों इर्रेगुलर शेप की जो बॉडीज लेंगे, जो कि इससे जस्ट पहले जो डायग्राम बनाया था वो कैसी थी, बॉडीज थी, इर्रेगुलर शेप की थी। समझाने के लिए कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में जो ना इर्रेगुलर शेप की बॉडी बनाई हुई है, ऐसे 2 आलू से बना दिए। क्यों आलू, वाई आलूज हैं, वो क्यों बनाओ इर्रेगुलर शेप की बॉडी, मेरे को क्या बनाना चाहिए, रेगुलर शेप की बॉडी से एग्जाम्पल दो। और ये एग्जाम्पल किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। ठीक है, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो अपन लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आगे जाते हैं। इसके अंदर आपने शुरू के अंदर कुछ फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन बताया है कि इसमें 2 प्लेट होती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं, दोनों प्लेन होती हैं, दोनों कंडक्टर की बनी होती हैं, दोनों अपोजिटली चार्ज होती हैं, बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये हर कैपेसिटर में ये बात रिपीट है
किसी भी कैपेसिटर में ये बात रिपीट है कि इसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं, किसी भी कैपेसिटर में दोनों सेपरेटेड होते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों के जो कंडक्टर्स हैं वो पैरेलल होते हैं। डिपेंड करता है उसकी शेप पे, तो शेप अलग अलग हो सकती है। उसकी शेप ऐसी हो सकती है, कैसी, प्लेन, तो उसका नाम क्या पड़ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो उसकी शेप ऐसे हो सकती है, स्फेरिकल, एक स्फेयर के ऊपर दूसरा स्फेयर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अभी कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम को कंप्लीट करते हैं और देखो अभी मैं इस ये जो सेकंड वाली प्लेट है, ये वाली इधर वाली प्लेट है, मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहा था। एक सिंबॉलिक बात है अर्थ से कनेक्ट करना, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होने चाहिए, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों पर अपोजिट चार्ज होने चाहिए। वो अपोजिट चार्ज क्रिएट कैसे किया, वो कहाँ से आया, अर्थ में से आया या सेल से आया, बैटरी से आया, आपको क्या मतलब। तो आप ये मत सोचना कि अरे यार पहले बोल क्या रहे थे अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ओनली। कि आपने यहां पे अभी क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है, सेल या बैटरी, ठीक है, लगा रखा है। आपको तो चार्ज का सोर्स होना चाहिए कुछ भी। तो क्या अर्थ चार्ज का सोर्स है? हाँ, अर्थ एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर चाहे जैसा पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे जितना कम ज़्यादा चार्ज आप ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है सेल का। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको डिलीवर करेगा। इधर से माइनस क्यू चार्ज जाएगा, इधर से प्लस क्यू, इधर से माइनस क्यू चार्ज जाएगा, ठीक है ना। और जाकर के यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज आने ही आने हैं, क्योंकि इंडक्शन का फंडा है कि अपोजिट चार्ज ही इंड्यूस होता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे और दूसरी प्लेट पहली प्लेट पर इंड्यूस चार्ज, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है, ठीक है ना। क्योंकि इंडक्शन के पीछे फंडामेंटल कौन है, अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये बॉडी ने इस बॉडी पर अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज ले आई, और ये वाली बॉडी जो है ना, इस वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके और बुला लिया एक दूसरे को, दोनों ने, ठीक है, ओके। ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे। इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों? सुनो, आपने एक फॉर्मूला सुना था, Q इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, याद है क्या? हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में सुना था। वहां पर जब सुना था तब तो आपको एप्सिलॉन आर का मीनिंग ही नहीं पता था, ठीक है ना, उस जमाने में। और आपको मालूम है ये डिराइव अब होगा, इस चैप्टर के एंड में डिराइव होगा, अभी तो बहुत दूर है, ठीक है, ठीक है। टॉपिक्स आगे पीछे होते रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप तो जब दिसंबर में जब पढ़ोगे इन चीज़ों को तो आपको तो फिर सब कुछ पढ़ चुका होंगे, तो रिवीजन करोगे। तो सुनो ध्यान से, ये क्या है, इस बॉडी का चार्ज कितना है, कैपिटल Q, माइनस साइन तो फॉर्मूले में ही है। ये क्या है, इस वाली बॉडी का मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, काहे की बनी है ये, मेटल की है, कंडक्टर है, चिंता ही मत करो। कितना होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है कंडक्टर का, इनफाइनाइट होता है। क्या आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो ये कितना हो गया, 0। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना हुआ, मतलब सब कुछ सॉल्व करा माइनस के। क्या निष्कर्ष निकला कि इस बॉडी पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो इस वाली बॉडी के इक्वल होगा। ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा। साइन तो मैंने परमानेंटली लगा रखा है इसमें माइनस का। ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे कब,
जब ये बॉडी है कंडक्टर, तो ये दोनों बॉडी जब कंडक्टर होंगी तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, नोट्स, सीधे सीधे नोट्स छापने हैं आपको, तो एग्ज़ाम के अंदर इधर उधर के रामायण नहीं छापनी। 3 आवर्स के अंदर इतना टाइम मिलता ही नहीं अपने को कि जो है हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी सब कुछ ले ले तू, नहीं, आपको टू द पॉइंट लिखना है, आपको जो नोट्स के अंदर लिखा है उतना। लेकिन केवल नोट्स के अंदर जो लिखा है केवल उतना मैं पढ़ाऊँगा तो भैया फिर तो मैं 15 दिन में सिलेबस पूरा कर डालूँ आपका, बोलो कहो तो, ठीक है ना। सुनो, तो आपको ये कारण पता पड़ गया है कि इन दोनों पे चार्ज इक्वल क्यों है, अपोजिट क्यों है, ये तो होना ही है, इंडक्शन से अपोजिट चार्ज पैदा, पर कंडक्टर है इसलिए इक्वल है। आगे बढ़ो, फिर चार्ज बॉडी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को हल्का कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सेल को हटा दिया, ठीक है ना। और वैसे एक बार किसी कैपेसिटर पे सेल कनेक्ट करके और सेल को रिमूव कर दो एक बार, तो फिर क्या होता है, उस पर चार्ज स्टोर्ड रह जाता है। एक बार किसी टैंक से आप बाल्टी भर लो और उस टैंक से कनेक्शन कर हटा दो तो बाल्टी खाली हो जाती है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। एक बार किसी बाल्टी में पानी भर के टैंक से पानी भरा और बंद कर दिया, जब बाल्टी भर गई तो बंद कर देते हैं हम लोग, तो जैसे आपने टोंटी को टैप को बंद किया बाल्टी खाली हो जाती है क्या, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत करो, सेल हटा दिया मैंने, ठीक है। आपको हटाना नहीं है ना, आपको हटाना नहीं। बोलो, आप डिस्कस कर रहे हो कि कौन कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना है, ठीक है। चार्ज बॉडी कौन है आपके पास, पॉइंट चार्ज है ये। आज तक अपने कौन कौन से चार्ज बॉडी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सुने हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से, फिर लीनियर चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, प्लेन सरफेस, वो भी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, इट इज़ अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक प्लेन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें भी अभी थोड़ा लफड़ा है, बताता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट ए पर होगा। ये रेड वाली प्लेट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ई प्लस बोल देता हूं मैं इसको, क्या बोला मैंने इसको, ई प्लस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, एरो अवे, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसको मैं ई माइनस बोल देता हूं, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा फील्ड ज्यादा होगा, तो आपकी इच्छा हो रही है कि यार पॉइंट ए जो है वो इस बॉडी के तो पास में है, इसका फील्ड ज्यादा होगा, वो दूर है उसका फील्ड यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे दूर पास का कोई फैक्टर ही नहीं है। प्लेट और पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है, जिसको अपन लोग यूजुअली आर बोलते हैं, आर आ रहा है कि इधर इस टॉपिक में जाकर के देखो, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक, और इसके वीडियो में बनाते टाइम में भी, इसके वीडियो लेक्चर में भी मैंने साफ साफ बोला था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस इन दिस केस ओनली। एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इस प्लेट की वजह से उस प्लेट की वजह से फील्ड बराबर होगा, इक्वल होगा। और आपको दिख रहा है अपोजिट भी है, इक्वल और अपोजिट है, डिस्टेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, दूर पास का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पर टोटल फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी फील्ड जीरो होगा। बीच में जो जगह है उस पर बात करते हैं। बोलो, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अवे होती है। बोलो, क्या ये एरो जिसको मैं ई प्लस बोल रहा हूं, क्या ये एरो इस प्लेट से अवे जा रहा है? आपको भी यस जा रहा है। ये वाला एरो इस प्लेट के करीब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में हैं? कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐड होंगे।
टोटल फील्ड कितना होगा, पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव प्लेट का फील्ड और नेगेटिव प्लेट का फील्ड का सम। ठीक है, मतलब क्या पाया आपने अभी तक कि यहाँ पे फील्ड नहीं है, केवल यहाँ पर है फील्ड, केवल इनके जो इन बिटवीन जो रीजन है केवल वहाँ होता है, यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं होता। और ये अच्छी बात भी है, यदि ये चलते हुए फैन में, चलती हुई मशीन के अंदर यदि आप यहाँ हाथ लगा लो, ये जगह कौन है, आउटसाइड, प्लेटों के बाहर की जगह है, यहाँ पर आप हाथ रखो तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए। अच्छी बात है, आपको मैं अंदर हाथ डाल दो तो ऐसा आप इसके अंदर तोड़ करके अंदर थोड़ी हाथ डालोगे, आप ऐसे पागल थोड़ी हो, और वैसे तोड़ोगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना ऐसे। लेकिन बाहर उस फील्ड का कोई बैड इफेक्ट होना है तो वो बिल्कुल ही नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। आउटसाइड में दोनों प्लेटों के बीच बीच में तो फील्ड है, बाहर की तरफ फील्ड नहीं है। आगे बात करें, इस फील्ड का वैल्यू कितना है वो पुट करेंगे अपन लोग, तो अब वैल्यू पे आ जाएं, फॉर्मूला पे आ गए अपन लोग। और फॉर्मूला जो है आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि आप सोचे कुछ हो और हो रहा कुछ है। आपने सोचा तो है फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, और मैं लिख रहा हूं ये, उसकी कहानी सुनो। कहानी में कहानी तो सुननी ही पड़ेगी, लेकिन आपको ये सारी कहानी यहाँ नहीं बोलनी है। सुनो ध्यान से कि कहानी ये है कहानी। ये क्या है, एक कंडक्टर प्लेट है, आपको क्या दिख रही है, इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है। इसको मैंने चार्ज दिया, चार्ज कहाँ पर स्प्रेड हो गया, आउटर सरफेस पर, यहाँ भी और इधर भी, दोनों तरफ, केवल आउटर सरफेस पर। इसके पास कितनी आउटर सरफेसेस हैं, 2, इधर और इधर। मतलब आपको एक चीज नोटिस करनी है, एक और बात मैं एक और, हाँ ये क्या है, एक नॉन कंडक्टर सरफेस है। इस पे जो मैंने चार्ज दिया, नॉन कंडक्टर की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या है, ये। और कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, आपने ये नोटिस कर भी लिया था होगा वो टॉपिक पढ़ते टाइम कि ये हाफ है, ये डबल है। आप नोटिस करो ये डबल क्यों है, क्योंकि कंडक्टर बॉडी के अंदर 2 सरफेस होती है, क्योंकि वो आउटर सरफेस पर रहता है चार्ज। ये तो बहुत ही फंडामेंटल बात है कि कंडक्टर बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर स्टे करता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये बॉडी सपोज कंडक्टर है, इसकी कितनी आउटर सरफेसेस है, 2, एक इधर की और एक इधर की। आप ये नहीं कर सकते कि ये दोनों एक ही तो हैं। एक ही कैसे भाई, आप ब्रेड के ऊपर जब सॉस लगाते हो तो एक तरफ लगाते हो और दूसरी तरफ अपने आप आ जाता है क्या, काहे को आ जाता है, जब जो चीज़ सरफेस पर स्टे कर रही है, सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, वो तो आपको सेपरेट काउंट होगी, इधर की अलग इधर की अलग। आप समझ रहे हो इस बात को। आप जो है ये जो एक शीट है उसको आप किसी पेंटर से पेंट करा के लाओ, इधर से भी पेंट करवा लिया तो इधर पेंट अपने आप हो जाएगा दूसरी तरफ, काहे को, क्या दोनों तरफ के पैसे लेगा क्या वो, हाँ पैसे तो दोनों तरफ लेगा, क्योंकि जो चीज़ वो लगा रहा है कौन, पेंट, वो तो दोनों सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर है पेंट तो ऐसा तो है नहीं कि इधर पेंट लगाया और उधर अपने आप आ गया, या उधर के पैसे नहीं लेगा, वो तो आप इधर के कराओ इधर के पैसे लेगा, इधर कराओ इधर के भी पैसे लेगा, डबल पैसे लेगा। मतलब शॉर्टकट बात ये है, कंडक्टर के अंदर चार्ज कहाँ स्टे करता है, आउटर सरफेस के ऊपर। इस प्लेट के अंदर आउटर सरफेसेस कितनी हैं, 2 हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में डबल है। ठीक है, आपको बड़ी खुशी होगी जान करके, एनसीईआरटी में ऐसे ही 2 सेंटेंस लिख करके इस फॉर्मूले को बनाया हुआ है। अपन ने क्या किया है, पूरा डेराइव किया है इसको। आप जाकर के देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में इस पूरे टॉपिक को, इस वाले फॉर्मूले को पूरा डेराइव किया हुआ है। और एनसीईआरटी के अंदर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला 2 लाइन के डिस्कशन से ही निपटाया हुआ है। क्या कि सिंगल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, नॉन कंडक्टर में चार्ज सिंगल सरफेस के फॉर्म में होता है, और कंडक्टर में
आउटर सरफेस पर रहता है, इसलिए वो दो सेपरेट सरफेस की तरह से बिहेव करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कैसा, इसका डबल। तो इसको डबल किया और ये ला दिया। खैर मैं यहाँ पे इतनी रामायण क्यों लगा रहा हूँ, इतनी लंबी चौड़ी बात, वो ये कह रहा हूँ कि आप बताओ कि इस बॉडी के पास, इस वाली बॉडी के पास कितनी चार्ज की सरफेसेस हैं। तो आप कहोगे तो कंडक्टर है, दो हैं। नहीं भैया, अभी देख के बताओ ना, क्या है इस आउटर सरफेस पर, इधर वाले आउटर सरफेस पर चार्ज है क्या? नहीं है। कहाँ गया? इसने बुला लिया अंदर। क्यों बुला लिया? अट्रैक्ट करके बुला लिया भाई, दोनों ने एक दूसरे को अंदर बुला लिया। यहाँ पे चार्ज नहीं है, आउटर सरफेस, ये कंडक्टर दोनों कंडक्टर प्लेटें हैं, प्लेट, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, केवल चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पर है। केवल इनर फेसेस पर चार्ज है, आउटर फेसेस पर चार्ज नहीं होता। मतलब इस बॉडी पर कितने सरफेस पर चार्ज है? सिंगल सरफेस पर चार्ज है। सिंगल सरफेस का फील्ड कितना? सिंगल वाला। लेकिन पढ़ा तो ये था, तो वहाँ पे अपन ने ऐसे दो दो प्लेटें थोड़ी थी, एक ही प्लेट थी। वहाँ तो सिंगल प्लेट होगी तो डबल सरफेस होगी, यहाँ पे तो दोनों की वजह से दोनों ने एक दूसरे को अंदर बुला लिया। तो अब इसके पास सिंगल सरफेस है चार्ज की, सिंगल सरफेस का चार्ज हाफ वाला है, 1/2 वाला है। ये डबल सरफेस का चार्ज है, ये डबल वाला है। बात को निपटाएं अपन लोग, यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसको हटा देते हैं। आपको इसका कारण मिल गया कि इसकी वजह से जो फील्ड पैदा हुआ, जिसको मैं E+ बोल रहा हूँ, का फॉर्मूला क्या आएगा? σ/2ε, यानी कि सिंगल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वो भी सिंगल सरफेस का। σ/ε, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया σ/ε। और ये भी आपको बताऊं, इससे बच के रहना है। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये डायरेक्ट लाइन, ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखी होती है, ठीक है, पता नहीं क्यों, जबकि इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। आगे बात करें, एक बार अपन लोग, जैसे कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, जो कि एक ही नेचर है दोनों का नेचर और बिहेवियर एक जैसा है। डेरिवेशन के अंदर आप बिना न्यूमरल्स के कैलकुलेशन करते हो, न्यूमेरिकल में आपके पास न्यूमरल्स होते हैं, नंबर होते हैं, वहाँ भी कैलकुलेशन नहीं करते, वहाँ पर अरिथमेटिक होती है। डेरिवेशन के अंदर वो काम अरिथमेटिक के बजाय आप एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से किया करते हो, ठीक है। दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। आपको इन दोनों को इन्वर्ट करके, उल्टा करके और जो है रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या पहली बार नहीं, रिवीजन करो तब। बहुत बार रिपीट करता हूँ मैं इस बात को, अगर रिवीजन करो तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नीचे की स्टेप देखो कि वे टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन कौन है। तो डेस्टिनेशन को पकड़ो जी पहले। डेस्टिनेशन कौन है? सी पता करना है। कैसे आएगा? वी का वैल्यू ले आओ, ढूंढ करके पुट कर दो इसके अंदर। वी का फॉर्मूला क्या है? वी का फॉर्मूला सुनो, ये है वी का फॉर्मूला। सुना है क्या कभी? यस। कौन से टॉपिक में? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। यहाँ पर ई का फॉर्मूला डाल दो। कहाँ है? ये रहा, तैयार बैठा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस मशीन में डालने के लिए तैयार पड़ा है उधर। इस मशीन में इलेक्ट्रिक फील्ड डालो, इस मशीन में से क्या निकलेगा? पोटेंशियल निकलेगा। पोटेंशियल का वैल्यू इस मशीन में डालो, क्या निकलेगा? कैपेसिटेंस निकलेगा। बस मशीन टू मशीन, एक मशीन से माल निकला दूसरी मशीन में डालो, एक मशीन से माल निकला दूसरी मशीन में डालो। कितना मशीनी काम है, बोलो जी। पहले एक बार इस मशीन को चला लो, ठीक है ना। कोई मशीन को पहली बार काम में लेते तो थोड़ी रवा करते ना। इस मशीन को चलाओ पहले, और जैसे ही मशीन चलाई आपने, ये ई बाहर आ गया। क्यों भाई, ऐसी क्या बात आ गई? माल ही बाहर आ गया मशीन से। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट जो है जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है यहाँ है, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है साहब। बाहर आ गया, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ऐसे जल्दी कहाँ है अपने को, बाद में पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन dr,
थोड़ा थोड़ा मैं भी दिखना चाहिए। तो भाई इंटीग्रेशन डीआर क्या होता है? इंटीग्रेशन के ज़माने से पहले दिन से मैं बोलता आ रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज सम ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन क्या होता है? स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस हैं। कौन से? डीआर। डीआर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिनल टॉपिक में जाके देखो तो डिस्प्लेसमेंट किसका? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, ठीक है ना। एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो उसमें जो वर्क है वही है ये पोटेंशियल। तो आपको सीन हमेशा याद रखना चाहिए। सीन कहाँ पैदा होता है? डेफिनेशंस में। और डेफिनेशन जो है ना वो दरवाजे पर बैठी रहती है, किसी भी चैप्टर के दरवाजे पर। आप समझते हो कि डेफिनेशन 4 लाइन की चीज़ है, उसको रटना है, फेंकना है, रट के फेंकना है। ध्यान दो डेरिवेशंस पे। भाई डेफिनेशन की पूजा करो, डेफिनेशन तुम्हारा गुलाम, डेरिवेशन अपने आप गुलाम हो जाएगा। डेफिनेशन की पूजा करो, और डेफिनेशन की पूजा कर ली तो डेरिवेशन अपने आप आ जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स आपके थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। मैंने जो आपको मैथ्स के 6 पेज दिए हैं, 8-10 पेज दिए हैं, बस उतनी ही मैथ्स आपको काम आएगी। तो डेरिवेशन पे काबू में आ गए, और डेरिवेशन काबू में आ गए तो उनमें फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूलों में, फिर न्यूमेरिकल भी हो जाता है। छोटी सी बात है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ पूरा मामला? डेफिनेशन से। डेफिनेशन की आप इज्जत करते नहीं हो, क्योंकि डेफिनेशंस क्या होती है? पकाती हैं डेफिनेशन, है कि नहीं? क्यों करोगे इज्जत? डेफिनेशंस पकाती हैं। चलो जी, आप एक वापस आ जाओ, ज्ञान की बातें हो गई, और मेरा जो मार्कर है वो उसको उल्टी हो गई, ठीक है भाई, उल्टी उल्टी हो गई, ज़्यादा खा गया, इंक ज़्यादा पी गया। तो इंटीग्रेशन डीआर क्या है? इस टॉपिक में जाके देखो। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में जो आप क्या ये V क्या है? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये डीआर जो है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो किसी डेफिनेशन वाइज बात कर रहे हैं कि किसी चार्ज को आप इस प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जा रहे हो, जिसका ज़्यादा खुलासा यहाँ करना नहीं है, ठीक है ना। ये उन डीआर प्लस डीआर प्लस डीआर प्लस डीआर प्लस डीआर प्लस डीआर, उन सारे डीआर 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 को ऐड करके और इंटीग्रेट करना है। यानी कि बताओ ना शॉर्टकट में बात क्या? इंटीग्रेशन डीआर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सम। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? d। सपोज d फॉर डिस्टेंस। दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो d है, ठीक है। और आप पूछोगे इन दोनों प्लेटों के बीच में ही डिस्टेंस क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है ही इन दोनों प्लेटों के बीच का। उसको पूछो कि वो क्यों है, तो इतना तो मत छेड़ो ना मेरे को, है ना। क्या आउटपुट करोगे? इंटीग्रेशन डीआर का मतलब d फॉर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बोलो जी, यहां पर सिग्मा का वैल्यू क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। ई का वैल्यू उठा करके इधर डाल दो, क्यू अपॉन ये, और ये डी। क्या आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू यहां डाल दो, ठीक है। आपको मालूम है जो मैं इरेज कर रहा हूं आपकी बुक्स में नहीं है। कौन सा? ये वाला। कि आया कहां से? डायरेक्ट लिखा हुआ है v इक्वल टू एज वी नो v इक्वल टू ई डी। पता नहीं एज वी नो कैसे होता है ये, ठीक है ना। एज वी नो v इक्वल टू ई डी डायरेक्ट लिखा होता है। तो ये डायरेक्ट 2 लाइन में आपको क्या बिगड़ जाएगा? फंडामेंटल फॉर्मूला उठाओ। हमेशा डेरिवेशन का मतलब होता है फंडामेंटली किसी चीज को जनरेट करना, न कि रेडीमेड मिला करके और एक नया रेडीमेड बना दो। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो v का वैल्यू क्या पुट करें भाई? ये इसमें q एंड q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और फाइनली जो बच गया वो इस सब को विदा कर देता हूं मैं, ठीक है ना। डायग्राम आपके मन में होना चाहिए। चलो जी।
डायग्राम मिटाने के बाद में थोड़ी सी चीज़ याद आई, डायग्राम में कुछ बताना था मेरे को। चलते हैं अभी तो आगे। तो सी का वैल्यू क्या आया, ए एप्सिलन और डी, ये आज के मेहनत का फल है। सी इक्वल टू ए एप्सिलन डी, ए एप्सिलन अपॉन डी, ठीक है। एप्सिलन क्या है, मीडियम का परमिटिविटी है। कौन सा मीडियम, जहाँ पे फील्ड है। फील्ड कहाँ पर है, इस सीक्वेंस को याद रखना। सीक्वेंस तोड़ करके आप क्या डायरेक्ट पकड़ते होगे, मेरे को तो डायरेक्ट बता दो, नहीं। ये एप्सिलन क्या है, उस जगह के मीडियम की परमिटिविटी है जिस जगह पे फील्ड है। फील्ड कहाँ पर है, सिर्फ प्लेटों के बीच में है। प्लेटों के बीच में क्या है, कोई सपोज पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, रबर है, कागज़ है, उसका परमिटिविटी है ये एप्सिलन। वैक्यूम हो तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम हो ऐसे कैसे, दोनों टच हो जाएंगी तो, है ना, टच हो जाएगी तो क्या होगा, ये पटाखे की तरह फूटेगा बम, यदि टच हो जाएंगे तो, ठीक है ना। तो वैक्यूम यदि हो, एज्यूम कर लो एक बार के लिए हाइपोथेटिकली, यदि वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई नई बात नहीं कि आप कोई अलग से डेरिवेशन चालू करेंगे, नहीं, एप्सिलन की जगह एप्सिलन नॉट हो जाएगा। और आप कहोगे अब बताओ मीडियम हो जाए तो, जैसा कि जो है पता नहीं क्या होता है, वो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हो रहता है कि ये तो वैक्यूम का हो गया, अब मीडियम का और करो। मीडियम का होगा तो एप्सिलन में एम आ जाएगा। जो भी मीडियम होगा, वैक्यूम हो चाहे एयर हो चाहे प्लास्टिक हो, उसका अलग अलग मीडियम का अलग अलग डेरिवेशन थोड़ी होगा, ये होगा भाई। मीडियम होगा तो एप्सिलन एम आ जाएगा। और आप जानते हो परमिटिविटी पढ़े उसके जमाने से ही क्या, कि एप्सिलन एम का वैल्यू होता है एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। और एप्सिलन आर को कुछ बुक्स में कैपिटल के भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के, जिसको केमिस्ट्री में अलग से एक लेटर था जिसको कैप्पा बोलते हैं। मेरे को तो एक के ही नज़र आ रहा है, मैं तो के ही बोलता हूँ, कैपिटल के। एनसीईआरटी में इसको कैपिटल के बोला हुआ है। अपन लोग इसको एप्सिलन आर बोलते हैं क्योंकि मेरे को लगता है ये बेटर है, क्योंकि आर फॉर रिलेटिव, ठीक है। चलो जी आगे बात करें। देखो एक चीज़ और बड़ी गौर करने लायक है कि आज तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, सबके फॉर्मूले में एप्सिलन आ रहा है किधर, डेनोमिनेटर में। ये पहला बंदा है जिसके अंदर एप्सिलन कहाँ आया है, न्यूमरेटर में। बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि मीडियम जो है उसका जो इफेक्ट है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जिसको आप परमिटिविटी बोलते हो। ये परमिटिविटी फोर्स को रिड्यूस करती है। परमिटिविटी की वजह से फोर्स रिड्यूस हो जाता है, फील्ड रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, फ्लक्स जो पैदा हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। किसी बॉडी के अराउंड यदि मीडियम ला देते हो तो उसका कैपेसिटेंस, उसके चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखना इस बात। एक छोटी सी चीज और देख लो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डायग्राम के अंदर, ठीक है, वेयर इज द मार्क, ओके, वो ये फील्ड लाइंस, अपन ने फील्ड की चर्चा तो कर ली। यहाँ पर फील्ड होता है, आउटसाइड में नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, केवल बीच बीच में होता है। लेकिन वो फील्ड लाइंस कैसे बना हो गया, कोई खास बात नहीं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसमें कोई नई बात कुछ नहीं है। उस मेरे से वो डायग्राम में ये मिस हो गया था, वो आप अपने आप भी समझ लो, कोई खास बात नहीं। ये फील्ड लाइंस जो है ना पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव के अंदर एंटर हो रही है। ये तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपने सुनी है, पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में जाती है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा और मोर एक्यूरेट है कि ये जो किनारे की जो फील्ड लाइंस ये ऐसी बनानी है आपको, ठीक है, किनारे की फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, दो फील्ड लाइंस म्यूचुअली रिपेल करती हैं तो
ये दोनों ने रिपेल किया, ये दोनों रिपेल कर रही है, सारी आपस में रिपेल कर रही हैं, तो बीच वाली जो फील्ड लाइन है इन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन किनारे वाली है वो तो आखिरी है, उसको रिपेल किया तो वो तो बेचारी थोड़ी सी दूर हट गई, ठीक है ना। उसको इधर से कोई धक्का मारने वाला नहीं कि भाई तू इधर हट। खैर, तो आखिरी वाली की फील्ड लाइंस थोड़ी ऐसी बनानी है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक हुआ। अब इसी का बिल्कुल इसके जैसा ही एक टॉपिक और है, जिसके अंदर ये मान लो कि 50% इस वाले टॉपिक से कुछ मटेरियल उठाएंगे और अगले टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये कह रहा है कि टॉपिक तो पिछले वाला ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, अपन ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज दिला दिया। और क्या किया, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो ऐसा होता है, दो पैरेलल प्लेन प्लेट्स होती हैं कंडक्टर की, ठीक है। इनके बीच में एक आपने स्लैब और इंसर्ट कर दी, ठीक है। स्लैब काहे की बनी है, हेडिंग देखो जी, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम की स्टडी करते हैं पहले। ब्लैक कलर की क्या है, दोनों मेटल प्लेट्स एज इट इज पहले जैसी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, पहले जैसी, कुछ फर्क नहीं आया। पहले क्या था, दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम था, या तो कंप्लीट वैक्यूम था या कंप्लीट एक ही तरह का मीडियम भरा हुआ था, ठीक है। यदि कंप्लीट वैक्यूम था, पिछले टॉपिक पे थोड़ा सा वापस जा रहा हूं मैं, यदि कंप्लीट वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये था। यदि दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली मीडियम फील्ड था तो फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली ये वैक्यूम है दोनों प्लेटों के बीच में और पार्शियली मीडियम है। इन दोनों प्लेटों के बीच में गैप यानी सेपरेशन कितना है, डी। उसका कितना पार्ट मीडियम ने कवर कर रखा है, टी। माने कि ये जो स्लैब है, रेड कलर की स्लैब दिख रही है आपको, इस स्लैब का थिकनेस है टी। तो मैं इसको इस तरह से बोल रहा हूं कि स्मॉल डी का कुछ पार्ट मीडियम ने कवर कर रखा है कितना, स्मॉल टी, थिकनेस, टी फॉर थिकनेस। और बाकी जो बचा हिस्सा बच गया ये वाला, उसमें वैक्यूम है यानी कि फ्री स्पेस है, उसको खाली पड़ा हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना है, डी माइनस टी है। दिस पार्ट, और इसमें इधर का भी शामिल है, ये दोनों मिला के कितना है, डी माइनस टी है। डी माइनस टी डिस्टेंस में वैक्यूम है, टी डिस्टेंस में मीडियम है दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है ना। आपका यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, V से। टोटल वोल्टेज ये क्या है, इट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिनोनिमस वर्ड है वोल्टेज। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इधर साइड में आ जाओ। फॉर्मूले अपन ने पिछले टॉपिक से रेडीमेड उठाने हैं, आपकी इच्छा है तो आप बनाओ, ठीक है ना। मेरे लिए तो नोट्स हैं, मैं तो रिपीट नहीं करता, लेकिन आप जब एग्जाम में लिख रहे हो तो आप तो पहली बार हो, आप तो पहली बार एग्जामिनर के सामने पेश हुए हो, तो वहाँ पे आप जो है ना ये दो लाइन की चीज़ें स्किप करो तो ठीक है, मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम खराब नहीं होता। इसके अंदर आपने देखा है कि 2 ही तो लाइन में ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा और यहाँ पर इसको एडवांस कर लो। फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, ये तो मैं यहाँ कर रहा हूँ Q डिस्टेंस A एप्सिलॉन प्लस Q डिस्टेंस A एप्सिलॉन। नोटिस करें ध्यान से, फॉर्मूला आपका फंडामेंटल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एट स्मॉल d डिस्टेंस इज QD अपॉन A एप्सिलॉन।
जो कि पिछले टॉपिक में पैदा हो गया, उसको मैंने रेडीमेड उठा के ला लिया है। ये किसका है पोटेंशियल डिफरेंस? ये इस वैक्यूम स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस किसकी आएगी? वैक्यूम की आ जाएगी। कितनी है? Q माइनस टी। वैक्यूम का क्या है? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा परमिटिविटी। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कौन है? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस है। मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस में सब कुछ मीडियम का आ जाएगा। मीडियम की डिस्टेंस कितनी है? टी। मीडियम की डिस्टेंस है टी। दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम की डिस्टेंस है टी, तो टी आ गया। वैक्यूम की डी माइनस टी आ गया। बस ये बात। उसके बाद एक और बात, एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या लिखा करते हो आप? परमिटिविटी वाले टॉपिक में जाकर के देखें, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, पुट कर दिया। बस हो गया काम आपका, मेन काम हो गया। अब आपको मैं कॉमन लेना थोड़ी सिखाऊंगा कि इसमें कौन कॉमन आ रहे हैं और वो कैसे आ रहे हैं और पीछे कौन बच गया, क्या कॉमन आ गया और वो वी का वैल्यू आ गया। क्यू ए एप्सिलॉन डी टी टी एप्सिलॉन, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। और फिर क्या करते हैं? वही मैंने कहा कि एक मशीन में से माल निकाला और दूसरे मशीन में डाला। यहाँ पर ये वी का वैल्यू यहाँ डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ आप अपने हाथ से पेन चला के कॉपी में अपने आप किया करो, आदत पड़नी चाहिए। ठीक है ना? आप लोग वीडियोस को केवल देखें नहीं, वीडियो देखते टाइम आपके हाथ में कॉपी पेन हो तो मज़ा आ जाएगा। चाहे न्यूमेरिकल वीडियो हो, चाहे डेरिवेशन का वीडियो हो। डेफिनेशन का वीडियो है उसको तो आप सुनो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स में देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, पर डेरिवेशन के वीडियो में आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए। आप पॉज करो, आप सोचो कि देखो मैं रख के देखता हूँ क्या आता है, तो आप देखोगे अरे तो नोट्स जैसा चल रहा है। ठीक है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको मज़ा भी आएगा। वीडियोस को केवल सुनना नहीं है, फिजिक्स है ये। आगे बात करें तो इस v का वैल्यू यहाँ पुट किया तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको अपन लोग इरेज कर देते हैं, हो गया। फाइनल फॉर्मूला जब आ जाता है आपका, उसके बाद में आप क्या किया करते हो हमेशा? केसेस। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि सपोज ये जो स्लैब है, जो स्लैब है वो मेटल की होती, तो मेटल का एप्सिलॉन आर कितना होता है? इनफाइनाइट। सोचो मैं यहाँ पे ही निपटा रहा हूँ इसको। एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो। मैंने कहा था समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। ये कितना हो गया मेरे हाथ के नीचे? जीरो। क्या बच गया? बस ये बच गया जो दिख रहा है आपको, यही तो है आपका। ठीक है। सेकंड केस कि यदि जो प्लेटों के बीच में जो स्पेस है कितना? स्मॉल डी। ठीक है। वो पूरा ही जो है ना वो स्लैब कवर कर ले, यानी कि स्लैब की जो थिकनेस है टी, वो डी के इक्वल हो जाए। ठीक है। वैक्यूम हो ही नहीं, पूरा स्पेस ही स्लैब ने कवर कर लिया, तो क्या होगा? आप टी का वैल्यू डी पुट करके देख लो। ये डी, ये डी, ये तो खत्म हो गया और फिर ये अकेला बच गया, ऊपर चला जाएगा और क्या आएगा? ये वही फॉर्मूला तो आ गया जो ओरिजिनल टॉपिक में था, यानी कि पिछले टॉपिक में था, कुछ नया नहीं है। ठीक है। एक और केस जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिसको अपन लोग थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा करके डेराइव करके लाते हैं, और वो ये अभी अपन ने क्या देखा? फर्स्ट जो आपके स्टेप ये थी आपके डेरिवेशन में, पोटेंशियल इन द वैक्यूम प्लस पोटेंशियल इन द मीडियम। ठीक है। दोनों जो प्लेटें हैं, कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं, उनके बीच में कितने मीडियम हैं? दो। एक वैक्यूम है और एक मीडियम है। दो की बजाय 3 होते, 4 होते, 50 होते, 10 होते, तो आप सबकी लाइन लगा दो। आपको तो केवल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे लिखने हैं। मान लो 3 मीडियम है, अपन लोग 3 के लिए कर लेते हैं, तो 4 के लिए, 10 के लिए अपने आप हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच में यदि 3 मीडियम है
ठीक है, डायग्राम बना के बताऊं? ये रहा डायग्राम, ये लो डायग्राम। दोनों जो कंडक्टर प्लेट्स हैं ब्लैक वाली, ये तो मेन प्लेटें हैं ही आपकी जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में आपने 3 कंडक्टर प्लेटें लगा रखी, T1 थिकनेस, इसकी फर्स्ट T1, T2, T3 थिकनेसेस है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3, टोटल वोल्टेज कितना है इन तीनों का सम, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट आने वाले टॉपिकों में ये खूब रिपीट होगी, ये वाली लाइन खूब रिपीट होगी। तो ये कोई अजीब बात नहीं कि ऐसे कैसे कर रहे हो आप। ये तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंदर फर्स्ट लाइन तो ये लिखी थी 10th क्लास में, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक किया, ये लाइन थी क्या, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। V1 का वैल्यू कितना, इस टॉपिक वाला V1 का वैल्यू कितना है, V इक्वल टू ED एंड E इक्वल टू Q A एप्सिलॉन। तो ये वाला तो आपको रिपीट हो रहा है, इसको तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है ना। और आपकी इच्छा हो तो बना के बताओ। Q क्या, चार्ज, D क्या होती है, इसकी थिकनेस T1, A एप्सिलॉन M1 यानी कि फर्स्ट मीडियम का परमिटिविटी। और एप्सिलॉन को आप क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट तो हर एक का अलग अलग नहीं होता, वैक्यूम अलग अलग थोड़ी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम का। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R1। इस वाले का कितना है, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। अलग अलग मीडियम है, कोई प्लास्टिक है, कोई PVC है, कोई पॉलीथीन है, कोई पेपर है, कोई पता नहीं क्या है, कोई क्या है। इनमें से एक वैक्यूम भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि वैक्यूम नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैक्यूम होगा तो वैक्यूम का एप्सिलॉन R आ जाएगा, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली जब V का वैल्यू आ जाएगा, बस वो माल निकाल करके इस मशीन में डाल दो, तो आपका ये एक नया और फॉर्मूला तैयार हो गया। आप इसको चाहे तो, आपकी इच्छा हो तो इसको जो है घबरा करके देख लो कि अरे इतना बड़ा फॉर्मूला, भगवान में तो मर गया। कहाँ दिक्कत है, फंडामेंटल तो सेम है ना। V का वैल्यू कहाँ डिफरेंट आ रहा है, पिछले 3 टॉपिकों में इसके साथ मिला करके हर बार V का वैल्यू तो यही आ रहा है, QD अपॉन A एप्सिलॉन, QD अपॉन एप्सिलॉन, QD अपॉन एप्सिलॉन। जितने स्लैब्स हैं, एक भी नहीं थी तो सिंगल था, 2 हो गए तो 2, 3 हो गए 4, 3, 4 हो गए 4 डाल दो, ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये आज का अपना आखिरी टॉपिक है, इसके बाद अपन लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि तुम लोग मेरे लंबे लंबे वीडियो 1.5 घंटे के, 1 घंटे के वीडियो देख करके घबरा मत जाना कि यार हमारी तो आदत है 15 मिनट का वीडियो देखने की, हमारी तो 15 मिनट का वीडियो देखने की आदत है ना। नहीं, आप इसको 15-15 मिनट के या एक टॉपिक के वीडियो को देखो और पॉज कर दो, है ना। फिर खाना खा के आ जाओ, फिर अगला टॉपिक अटेंड करो, फिर घूम के आ जाओ, फिर अगला टॉपिक अटेंड करो, फिर सो के आ जाओ, फिर नहा के आ जाओ। आप अपने हिसाब से तो जो है वो वीडियो को अटेंड करो। पर मैं जो है ना हर 15 मिनट बाद में वीडियो बनाने लगूँ तो मैं तो इतना तो पागल हो जाऊँगा। 15-15 मिनट के वीडियो में बनाने लगा तो मैं तो इस एक क्लास को ही मैं जो है ना एक वीडियो के 6 वीडियो तोड़ करके उनको मैं काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए आप मेरे को जो है ओके समझो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके नाम में ही शामिल है इसका शेप। इसके अंदर 2 स्फेयर होते हैं, ठीक है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि 2 होते हैं, किसी भी कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होते ही हैं। उनकी शेप कैसी होगी वो अलग अलग बात है। उनकी शेप पैरेलल प्लेट है, उनकी शेप कंडक्टर की ऐसी है, प्लेट है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। वो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है वो शेप, कैसी भी शेप हो सकती है। और 3 ही, ठीक है ना, जिसमें से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं।
डायग्राम बनाए। These are two spheres having same center, both are concentric, ठीक है ना, दोनों concentric spheres हैं, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है। ऑब्वियसली एक छोटा और एक बड़ा होना पड़ेगा, दोनों स्फीयर सेम तो नहीं हो सकते। एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर के अंदर है दूसरा स्फीयर, और ये जो रीजन है, इस रीजन में एक अप्रोप्रिएट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फील्ड। यहाँ से थोड़ा सा ये पिलपिला हो गया, ओके, ठीक है। इन दोनों स्फीयर्स को, यानी कि दोनों कंडक्टर्स को, मैं बार बार स्फीयर नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये शेप चाहे कुछ भी हो कंडक्टर है, मेरे लिए तो ये कॉमनली कंडक्टर। दोनों कंडक्टर्स को आप एक को पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज सोर्स से कनेक्ट करोगे, जिसका मैंने बताया था कि ऑप्शन है कि आप एक को पॉजिटिव चार्ज सोर्स से और दूसरे को अर्थिंग से शो कर दो। एक सिंबॉलिक है लेकिन असल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। तो एक को मैंने अर्थ कर रखा है, और ये जरूरी है कि आप आउटर वाले को ही अर्थ करोगे, इसका उल्टा करोगे तो कोई और दूसरा टॉपिक निकल आएगा। आउटर वाले को आपने अर्थिंग किया है और इनर वाले को आप कनेक्शन करोगे। इनर वाले को कनेक्शन कैसे करें? बड़ी अजीब बात है ना। जैसे मैं कहूँ कि एक आम है, उसके गुठली को छू के बता दे, आम के गुठली को छू के बता दे बिना आम को तोड़े, कैसे छूओगे भाई? तो आप क्या करोगे, मैं सुई से छू के बताता हूँ, आप क्या करोगे, एक वायर जो है ना वो पेनिट्रेट कर दो। जो कनेक्शन वायर है, ठीक है, तो बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर जो होल में से होके जाना पड़ेगा, बाहर वाले स्फीयर में छेद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। ये दोनों टच होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये वायर और ये आउटर स्फीयर टच हो जाने चाहिए क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको? इस होल के अंदर कहीं टच नहीं हो जाए, इसके लिए आपको एक इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, एक नॉन कंडक्टर ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ये स्फीयर है, इसके अंदर ये छेद है, इसमें से ये कंडक्टर वायर घुस रहा है, और ये वायर और यहाँ छेद, इसके बीच में यहाँ पे जो है नॉन कंडक्टर गुटका लगा हुआ है, नॉन कंडक्टर। तो आप समझ जाओ, ये दो स्फीयर्स हैं। ये वाला स्फीयर को आप कैसे भी चाहो, आपकी इच्छा हो रही है पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो, पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर वाला स्फीयर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से अर्थ में से ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके बुला लेगा, ठीक है। गलती होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनर स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इंडक्शन की वजह से इस बड़े वाले स्फीयर पर अपोजिट चार्ज बुला लेगा। बड़ी नोटिस करने वाली बातें हैं थोड़ी थोड़ी, बस इतना जरूर है कि आपको ये, वो एग्जाम के अंदर जो है एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इन सब बातों को बताओ। आप तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला डेराइव करते हो कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करके। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? अंदर वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे वर्ड्स में। स्मॉलर स्फीयर के आउटर, तो आप पूछोगे कि भाई, कहोगे ये कोई नई बात थोड़ी कि वो तो कंडक्टर में तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है। बहुत अच्छी बात है, आपको याद रह गई, बहुत मेरी खुशकिस्मती। यहाँ से क्या आया था? नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज आया अर्थिंग में से। किसने बुलाया? इस पॉजिटिव चार्ज ने बुलाया। वो कहाँ पर स्टे कर रहा है? वो तो अंदर हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई। आप तो शुरू से बोलते आए हो कि चार्ज स्टेज एट आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस चार्ज को तो यहां होना चाहिए था, नहीं, जब वो फ्री है तब आउटर सरफेस पर होता है। इस बात को समझो। पुरानी बात में एक करेक्शन जो ऐड कर दिया मैंने कि एक बॉडी के ऊपर
एक बॉडी को आप चार्ज देते हो, ठीक है, और उसको कहा कि चल अब मैं जा रहा हूं, तो फ्री है कहीं भी बैठ, वो तुरंत भाग करके और बाहर आएगा। वो जो आपने चार्ज इंसर्ट किया था अंदर, सपोज, वो तुरंत भाग करके बाहर आ जाएगा, रिपेल होकर के तुरंत। जैसे आप चार्ज दे करके पलटे और वो आया बाहर तुरंत, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है। आप इसको जबरदस्ती अंदर होल्ड करके रखो किसी भी तरीके से, वो तरीका क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको इनसाइड में होल्ड करके रख लो, रह जाएगा। आप फ्री कर दो, बाहर आ जाएगा, ये बात है। फ्री कर दो तो बाहर आएगा, और अंदर किसी से अट्रैक्ट करके बुला के रखो तो बेचारे कहाँ औकात है, आप वो बाहर आ जाएगा, फिर तो अंदर रहेगा। वही काम यहाँ हो रहा है कि वाई दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेइंग इनसाइड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहते हैं, निकट से निकट, करीब से करीब रहें। करीब से करीब रहने के चक्कर में कहाँ रहेंगे, ये यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा, इस बड़े वाले स्फीयर के इनर सरफेस पर रहना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने अट्रैक्ट करके अंदर बुला लिया। इस बात को समझो। ओके, 100 बातों पे एक बात जो पिछले वाले में भी और इस वाले में भी रिपीट हो रही है, वो ये कि दोनों चार्ज कहाँ रहेंगे, आमने सामने के फेसेस में रहेंगे, बैकवर्ड फेस में नहीं रहेंगे, आमने सामने के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहाँ था, आमने सामने के फेसेस में था, इधर इधर नहीं था, आमने सामने के फेस में था। यहाँ भी आमने सामने के फेस में है, बस ये बात, ठीक है। उसके बाद बात आगे बढ़ाएं। बताओ कौन सा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, तो आप तो तुरंत डिनाई कर दोगे कि पॉइंट सी कहाँ पर है, दोनों स्फीयर के अंदर है। पॉइंट सी बड़े वाले और छोटे वाले दोनों स्फीयर्स के इनसाइड में है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों ढूंढ रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है, पता करना है, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस पता करके और आपको इस मशीन में डालना है जी। अब ये कोई नई बात नहीं रही आपके लिए। क्या करना है, उसका V का वैल्यू पता करके इस फॉर्मूले में डालना है। इस फॉर्मूले में डालने के बाद क्या जाएगा, आ जाएगा C का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं गलती से लिख गया। ये तो फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है ना, पिछले टॉपिक के लिए। यहाँ तो फॉर्मूला ये है, दिस इज ए कॉमन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये है R इनिशियल R फाइनल, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है जो इस टॉपिक में अपन लोग V ही लिखेंगे, एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को याद रखो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर सरफेसेस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर अ बिग डेस्टिनेशन। आपका सबसे बड़ा टारगेट ये है। एक बार जब V का वैल्यू आ जाएगा फिर तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। फिर तो सबसे बड़ी मेहनत ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये मशीन कब काम करेगी, इस मशीन में क्या डलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। पहले ये तो तय कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, कहाँ चार्ज है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे तो होगा, क्योंकि ये जगह कहाँ पर है, आउटसाइड है। आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है। कितना होता है, K/r² होता है, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जी, ये तो दोनों स्फीयर्स के आउटसाइड में, दोनों की वजह से फील्ड होगा। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव स्फीयर का, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर का। किधर जा रहा है ये एरो, ये जो एरो है किधर जा रहा है, अवे। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है,
दोनों अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कब होते हैं? तो आप कहोगे अपोजिट तो हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं इक्वल भी तो होना चाहिए ना उनको। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ। फॉर्मूला बताओ ना इसका, ई का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? बोले तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान देना, आउटसाइड फील्ड पर, आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ दोनों का क्यू सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम क्यों है? इंडक्शन में सेम चार्ज इंड्यूस होता है, मैं बता चुका। इंडक्शन में कंडक्टर्स होते हैं तो सेम चार्ज इंड्यूस होता है, इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का। आर क्या है? आर तो भाई ये डिस्टेंस है, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस है। वो कोई छोटे स्फीयर की और बड़े स्फीयर के अलग अलग थोड़ी है, वो तो सेंटर दोनों का सेम है और पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है। तो ये तो मतलब कुल मिलाकर के फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर फील्ड कितना होगा? 0। बोलो कितना? 0 आता जा रहा है। सीधी बात है ना, पकड़ो क्या है कि फील्ड केवल यहाँ पर होता है, वेयर फील्ड एग्जिस्ट ओनली वेयर इन बिटवीन द चार्ज सरफेसेस। फील्ड केवल सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट होता है। फील्ड यहाँ नहीं होता, फील्ड यहाँ होता है, फील्ड यहाँ नहीं होता। ऐसे ही बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फील्ड यहाँ नहीं होता, फील्ड यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता। केवल फील्ड होता है चार्ज सरफेसेस के बीच बीच में, चार्ज सरफेसेस के बीच बीच में फील्ड होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं जी। बोलो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन है? दोनों पॉइंट का इनिशियल फाइनल पॉइंट ये है, इनमें से कोई एक, उसको आपको थोड़ा सावधानी से पकड़ लो कि भाई इनिशियल कौन, फाइनल पॉइंट कौन है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इनमें से एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट है। उससे पहले थोड़ा सा बात करें, ये क्या है? आपके नोट्स देखें, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस आपने क्या बोला है? R1। ठीक है, दिस इज योर R1 और दिस इज R2 इज रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। किसी बुक में ये A और B भी दे सकता है, कुछ भी है ना, वो आपकी इच्छा की बात है। इनके नाम उल्टे पलटे भी कर सकते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक छोटे वाले स्फीयर का, एक बड़े वाले स्फीयर। ओके, तो भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये माइनस साइन आप जो है इसमें से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि या तो इसका जस्टिफिकेशन बड़ा लंबा चौड़ा दो कि ई और डी आर अपोजिट हैं और ये वो और कचर कचर कचर। ठीक है ना। एक बात बताऊं आपको कि आपको यदि कई जगह पर ऐसा होता है, यदि आप माइनस साइन को हटा लो ना तो आपकी बहुत बड़ी टेंशन कम हो जाती है। नहीं तो उस माइनस साइन का जस्टिफिकेशन देते देते आपका दिमाग का 50% तो दही बन जाता है, और बाकी 50% जो है ना वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बचता है। तो आप एक माइनस साइन के पीछे अपने दिमाग को वो मत करें, जो भी कहा था मैंने। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने माइनस साइन को हटा दिया, मैं तो केवल मैग्नीट्यूड की खोज में हूँ जी। ठीक है ना, ये बात। तो आपका जो लोअर लिमिट है इस डेरिवेशन के अंदर वो R1 है और हायर लिमिट है वो R2 है। ठीक है ना। इनिशियल R1 R मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। सीधी बात। आपका जो मैं उल्टा कर दूँ तो सेम आएगा। ठीक है ना, सेम आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ई का वैल्यू पुट करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ठीक है, ये कहाँ से आया भाई? तो आप ये कहोगे कि ये कहाँ से आया। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने कौन से टॉपिक से उठाया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कौन से टॉपिक से उठाया? ये कौन सा टॉपिक है? ये कौन सा चार्ज बॉडी कौन है? चार्ज स्फीयर है। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज है कि नहीं है? स्फेरिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। ठीक है, पिछले टॉपिक में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पुट किया था? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन का डबल।
तो आप इस बात को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। यदि वो बॉडी इस जैसी है, ऐसी, कहाँ गया वो, ये रहा, यदि इस जैसी बॉडी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। लीनियर बॉडी है, स्ट्रेट लीनियर बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होगा। एक प्लेन है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा, ठीक है ना। 2 तो नहीं आता, 2 तो वो डबल था इसलिए था। ऐसे ही शेप, अब यहाँ पर यहाँ पर शेप कैसी है, स्फेरिकल। स्फेरिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। के क्यू तो भाग गए, पीछे कौन बच गया, 1/r²। और 1/r² का इंटीग्रेशन करते करते आप पक चुके होंगे, पता नहीं पके होंगे कि नहीं होंगे। पीछे 1/r² बच गया जिसका इंटीग्रेशन होता है -1/r। यदि आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट कर दिया ऐसे कैसे, तो पिछले टॉपिक में कहीं काम में आया होगा ना, उसमें देख लो। पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये माइनस साइन थोड़ा सा इसको बाहर बिठा लो थोड़ी देर के लिए ना, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद में आपने लिमिट्स पुट करी, ये r को रिप्लेस किया फाइनल लिमिट से, माइनस लगाया, और इस r को रिप्लेस किया इनिशियल लिमिट से, यार गया। और वो जो माइनस साइन थोड़ी देर के लिए बिठाया था उसको वापस ले आओ, आगे वापस, इन दोनों को उल्टा पल्टा कर देगा वो, और वापस ही लिख देगा। ओके, ठीक है। एलसीएम ले लो और इसको इकट्ठा करो। मैं लिख रहा हूँ आपके पास सीधे फाइनल क्या आया v का वैल्यू, k q r2 माइनस r1 अपॉन r2 r1, ठीक है। k क्या होता है, ये होता है k, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, बस ये माल है जो अगली मशीन में डाल दो, v का वैल्यू ये टिका दो, q कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो आएगा वो ये आएगा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस फाइनली। और यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट लगाऊं या एप्सिलॉन m लगाऊं, जो, हाँ बेटा, कार वही नीचे, ठीक है। क्या बोल रहा था भाई मैं, कि यहाँ पे यदि दोनों प्लेटों इस जगह पर यदि दोनों सरफेसेस के बीच में यदि वैक्यूम है तो यहाँ वैक्यूम का आ जाएगा, मीडियम तो मीडियम का आ जाएगा। इसमें ज़्यादा बार बार डिस्कस नहीं कर सकता मैं। जितने भी फॉर्मूले सुने हैं जिनमें एप्सिलॉन आ रहा है, वैक्यूम के जगह वैक्यूम आ जाएगा, मीडियम है तो एप्सिलॉन m आ जाएगा, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। दिस इज योर फॉर्मूला। अब अपन लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका, मतलब केसेस, ठीक है ना। केस करने को क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करना। इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं। सपोज ये दोनों स्फीयर्स ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, पिलपिले नहीं हैं, ऐसे हैं। ओके, ये एक तो ऐसा है, ठीक है, और दूसरा स्फीयर कैसा है, ऐसा है। क्या खास बात लग रही है, तो आप कह रहे ये तो बहुत ही, इनकी रेडियस कैसी है, नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, नियरली इक्वल है इन दोनों की रेडियस, है ना। ऐसा करीब से दिखाऊं क्या, देखो अलग अलग है ये, तो इन दोनों की रेडियस कैसी है, बहुत ही करीब है। R1 और R2 कैसा है, R2 नियरली R1 है, लेकिन R2 माइनस R1 के बीच में जो गैप है, स्मॉल टी बोल दो थोड़ी देर के लिए, वो कैसा है, बहुत स्मॉल है। और इन दोनों की रेडियस नियरली इक्वल है, तो आप अज्यूम कर लो, चलो R, इसको R मान लो, ठीक है। केस है ये, आपके नोट्स में है क्या, यस दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, वैल्यू पुट करें, 4 पाई R1 की जगह भी
R2 की जगह पे R, और R2 माइनस R1 को क्या बोला आपने, D। ठीक है, ये R और R मिलकर क्या बन गया, R²। और ये जो राउंड कर रहा हूँ ये क्या हो गया, 4πr²। क्या होता है, एरिया, स्फेयर का एरिया। ठीक है, हो गया, बोलो जी। तो आप ये करोगे, ये क्या हुआ, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल आ गया, मैंने कब मना किया, आ गया। ठीक है ना, और कोई खास नहीं है। एक सेकंड केस और है कि उसमें आप R1 को मतलब आउटर स्फेयर है, उसको इनफाइनाइट बहुत बड़ा मान लो, इतना बड़ा कि वो बहुत दूर ही चला गया हमेशा के लिए इनफाइनाइट, तो अकेला एक कैपेसिटर बच जाएगा। तो वो एक सिंगल स्फेयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है। ऐसे करके ये केसेस हैं। ठीक है, तो अपन ने जो है जो थियोरेटिकल और फंडामेंटल बातें थी इस चैप्टर की, जो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, वो कर लिए हैं, और बाकी का जो आधा चैप्टर अब बचा है वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय।